आज के इस कार्यक्रम के संयोजक श्री दीपक गोस्वामी जी, मंच पर आसीन हमारे तमाम प्रबुद्ध साथीगण, आज के इस कार्यशाला में उपस्थित जो तमाम सारे पुरस्कार लेने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए आए हुए भाई एवं बहन और तमाम सारे साथियों, श्रीलोकवासी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जन्मभूमि, लीला भूमि, ब्रजभूमि को मैं सबसे पहले सादर प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर इस आयोजन में मुझे आने का मौका मिला और आप सबको इस विषय पर संबोधन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो जो आज शिक्षक दिवस है, हमारे देश के भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, विचारक, दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जो ये भूमिका अदा की, उनके जन्मदिन के अवसर पर आज ये शिक्षक दिवस के रूप में पूरे देश भर में हमारे शिक्षकों को सम्मान करने के लिए हैं कि जो तमाम सारे लोग जो शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं और आज यहाँ सम्मानित भी होंगे, उनको इस तरह से हर साल का साल सम्मान मिलता रहता है। आज ही हमें एक बहुत बड़ा और गौरव प्राप्त हुआ। हमारे प्रदेश के एक अधिकारी सुहास, शायद आपको जानकारी होगी, टोक्यो में हो रहे पैरा ओलंपिक्स, आज उन्हें बैडमिंटन के खेल में सिल्वर मेडल मिला है। ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है। हम सबके, हमारे उत्तर प्रदेश संवर्ग का एक अधिकारी दुनिया का एक बहुत बड़ा महापर्व पैरा ओलंपिक्स में जाकर के इतना बड़ा सम्मान प्राप्त करे, ये बहुत बड़ा सम्मान की बात है। उसको भी मैं आज शुरुआत में उसको मैं अपने तरफ से और आप सबके तरफ से उनकी इस बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां हम हासिल करेंगे। इनफैक्ट आज टोक्यो में हो रहे पैरा ओलंपिक का अंतिम दिन था और आप में से कुछ लोग इसको फॉलो भी कर रहे होंगे। आपको जानकर के खुशी होगी कि इस बार के पैरा ओलंपिक्स में हमारे देश से कुल 19 भाग लेने वाले गए थे और हम 19 मेडल लेकर के लौटे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उससे भी बड़ी उपलब्धि मैं ये कहूँगा कि पहले हम ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा, इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देते थे। ये पिछले 6-7 सालों में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिव्यांग शब्द को जो है, हम लोग पहले कहा करते थे विकलांग कहा करते थे। पहले हम लोग जब विकलांग के बाद ऊपर उठे तो हमने कहा डिफरेंटली एबल्ड, यानी दूसरे तरीके से उनकी एबिलिटी बनी हुई है। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शब्द कॉइन किया दिव्यांग, यानी दिव्य अंग, तो भगवान ने वैसे अंग दे रखे, वो एक, आप सोचिए कि उसको जो नाम देने से ही कितनी बड़ी शक्ति आपने उनमें दे दी और आभास करा दिया। और देखिए कि आज जिनसे आप सोचते भी नहीं थे कि वो क्या, थोड़े समय पहले आपसे 10-20 साल पहले पीछे जाए, आप नहीं सोच सकते थे कि वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ दीपा मलिक जी ने पिछले बार के उसमें जो पुरस्कार पाया था, तो कितना बड़ा सम्मान पूरे देश में, कितनी बड़ी सम्मान मिला था। और इस बार हमारे लोगों ने 4-4 गोल्ड लाए, 19 में से 4-4 गोल्ड मिला। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है दुनिया के एक धरातल पे, और ये 19 मेडल लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
तो मैं उन तमाम सारे लोगों ने जो ये हमारा पैरा ओलंपिक्स में जो देश का नाम, देश की शान को आगे बढ़ाया है, और उन तमाम सारे लोगों को जिनके मन में एक भावना होती है कि क्या हो गया कि अगर हमें किसी प्रकार की अगर हमें शारीरिक अक्षमता होगी, हम आगे कुछ नहीं कर सकते, उनमें कितना बड़ा विश्वास लाए, वो कितना बड़ा काम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये एक मैं समझता हूँ कि आज का दिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके लिए हमको याद दिला रहा है। अभी हाल के समय में हमारा ओलंपिक का गेम हुआ। ओलंपिक के गेम में हम लोग सोचते थे कि देखिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ओलंपिक में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे में से लोगों ने गोल्ड मेडल भी लाए, सिल्वर भी लाए और ब्रॉन्ज मेडल भी लाए। तमाम सारे लोगों ने देश को इतना सारा कुछ सान लाए, और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने एक ऐसी आशा ला दी, एक ऐसा हमें एक विश्वास ला दिया कि आने वाले समय में देश बहुत कुछ आगे ला सकता है। तो मैं समझता हूँ कि एक नई शुरुआत की है। ये सारा बताता है कि देश में कैसे परिवर्तन में आपका ये आज की कार्यशाला या आज का जो आपने जो ये शाम का आयोजन किया, ये ओलंपिक्स के बारे में, खेल के बारे में नहीं है। मैं उदाहरण आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये देश में एक नई सोच को, एक नई शुरुआत को, एक नई चीज जो शुरू हुई है उसको ये इंगित करता है, और वो बताता है कि देश हमारा कैसे आगे बढ़ने वाला है। एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक नई सकारात्मक सोच को ये चीज हमारे सामने लेकर के आता है। इसी में अभी मेरी बात हो रही थी, दीपक गोस्वामी जी से बात हो रही थी। मैं पूछ रहा था कि भाई कैसे आपने ये आदर्श संस्कार शाला, ये कहां से पैदा हो गया। इनसे पहले पूरी कहानी सुनी कि कैसे ये युवा आदर्श संस्था, युवा आदर्श समिति, वहां से शुरुआत करके कैसे आदर्श संस्कार शाला में आए, कैसे लोगों के बीच में जिसको हम समझते हैं, जिनसे हमारी आशा नहीं है, नहीं समझते। जब आपकी क्लास में होता है तो क्लास में जो टॉप कर रहा है उससे तो आप सोचते हैं कि बहुत अच्छा करने वाला है, जो खिलाड़ी है वो मेडल ला रहा है उसको तो समझते बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन जो पीछे है उससे आप नहीं समझते। लेकिन उसमें भी ऐसी असीम क्षमताएं पड़ी हुई है जिनको अगर आप एक बार बाहर निकालेंगे तो पता नहीं कहाँ क्या क्या चीज कर सकता है। संभावनाएं इतनी ज्यादा बड़ी, इतनी ज्यादा है, उन संभावनाओं के बीच में क्या क्या चीज कर सकता है आप सोच नहीं सकते। इनफैक्ट हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी, जो शिक्षा प्रणाली हम लोगों को कुछ एक ऐसे बंधनों में बांध दी है कि जो बच्चा क्लास में टॉप करता है, जो बच्चा अपना वो इंजीनियरिंग में चला गया, जो बच्चा डॉक्टरी में चला गया, वही बच्चा सब अच्छा करेगा, बाकी कुछ नहीं करेंगे। इस प्रकार के ऐसे बंधनों में बांध देने से हम बड़े संकुचित हो गए। लेकिन आपने अगर उसको खोल दिया तो वो असीम संभावनाओं का एक संसार बन जाता है। उस खोलने की जरूरत है, और वो खोलने के लिए ऐसी जो आपकी पहल है, मैं उसके लिए प्रणाम करता हूं। आपको मैं स्वागत करता हूं कि आपने एक पहल शुरुआत की, क्योंकि हम सब असीम संभावनाओं की, असीम, मैं उसकी कोई सीमा नहीं है। एक बार जब हनुमान जी को कहा कि आप तो लांग सकते हो, समुद्र लांग सकते हो, तो लांगे वो। फिर वो नहीं सोचा कि हम कूदेंगे तो पता नहीं कहाँ गिर पड़ेंगे, सीधा लांग करके लंका चलेंगे। एक बार उसको जब आपने सोच लिया कि हम कुछ कर सकते हैं, तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं, करने की सीमाएं नहीं रह जाती। लेकिन वो करने के लिए आपके मन से पहले तो जो है उन्हें इसको सोचने की जरूरत है। जो सबसे पहला, इनफैक्ट हमारे यहाँ 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले तो वो कि अगर उनको कोई काम कहा जाए करने के लिए, पहले ही सोच लेते मुझसे तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो हमने कभी किया ही नहीं, न हमने किया, न हमारे बाप दादा ने किया, न हमारे परिवार ने किया, न हमारे आस पड़ोस ने किया, तो हम कैसे कर लेंगे। वो पहले ही हथियार डाल देते हैं। जब आप आगे ही नहीं बढ़ेंगे, जब मियां नसरुद्दीन पानी में घुसेंगे नहीं तो तैरना कहां से सीखेंगे।
आपको पहले ही डर लग गया कि पानी में घुसेंगे, तो डर लग गया तो फिर पानी में तैरना कहाँ सीखेंगे। दूसरे वो लोग होते हैं जो कि काम आया तो फिर शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन शुरुआत करने के बाद कोई भी चीज निर्बाध तो होती नहीं है, कोई भी चीज ऐसी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जैसा आप सोचे उसके मुताबिक ही हो जाए। आप सड़क पे भी चलेंगे तो सड़क में गड्ढा भी हो सकता है, सड़क के रास्ते दाएं बाएं हो सकते हैं, आप चलते जा रहे हैं पता चला कि आप गड्ढे में उतर गए, क्योंकि आप तो सीधे चलते चले जा रहे हैं। तो हमारी लाइफ में ऐसे तमाम सारी अड़चने हैं, तमाम सारी ऐसी बाधाएं हैं, तमाम से ऐसे ऐसे चीजें जिसको आपको लांघना पड़ेगा, और वो हर स्तर पे आपकी परीक्षा करता रहता है कि आप में क्षमता, आपकी क्षमता कितनी है, उस क्षमता को आंकता रहता है। तो जहां एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आपने दो तीन बार आपको लगा कि झटके पड़े, छोड़ो कोई बात नहीं, अब मुझसे नहीं हो सकता है, वो छोड़ देता है। ये दूसरे किस्म के लोग होते हैं। लेकिन तीसरे वो होते हैं जो कि जीवट वाले होते हैं। एक बार तय कर लिया, धुन बना ली, तो चल दिया तो चल पड़े, तो चलने ही चलते चले जाएंगे, पूरा करेंगे। ऐसे धुन वाले थे हमारे महात्मा गांधी। एक बार धुन बना ली कि देश को आज़ाद करना है, और आज़ाद करना है बगैर लाठी और बगैर तलवार के करना है, तो बना ली तो कर ली, और चाहे उसके लिए कितने बार जेल जाना पड़े, कितने बार उन्हें लाठी खाना पड़े, कितने बार उन्हें ऐसे उनको तमाम किस्म की जो हमें अपमानित होना पड़े, लेकिन चल पड़े तो चल पड़े। और वो तभी रुकेंगे जब देश आज़ाद होकर के रुकेगा। और ऐसा नहीं कि केवल आज़ाद गांधी एक हो सकते हैं, गांधी तमाम हो सकते हैं। हम सबके बीच में एक गांधी है, हम सबके अंदर एक गांधी है। सवाल ये है कि हर कोई देश की आज़ादी के लिए तो काम करेगा नहीं, वो किसी और के लिए काम करेगा, लेकिन वहां के लिए आप गांधी हैं। जो काम है उस काम के लिए आप गांधी हैं। इनफैक्ट बहुत बढ़िया एक कविता मुझे याद आ रही है यहाँ पे, रविन्द्रनाथ टैगोर की, जो हमारे गुरुदेव, जो विश्व कवि जिन्हें कहा गया है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, उनकी कविता मुझे याद आ रही है। मैं आपसे बात कर रहा था, उसको मैं हिंदी रूपांतरण में उसका बात कर रहा हूँ। उन्होंने तो बांग्ला में लिखा, उसको अंग्रेजी में उसका है, उसका हिंदी रूपांतरण बात कर रहा हूँ। ये कहा कि कौन करेगा मेरा काम मेरे डूबने के बाद। डूबते हुए सूरज ने पूछा, कौन करेगा मेरा काम मेरे डूबने के बाद। सारी दुनिया शांत और स्तब्ध। सूरज जब उगता है तो सारी दुनिया को रोशन कर देता है, सूरज जब डूबता है तो सारी दुनिया को अंधकार में डाल देता है। वो सूरज पूछ रहा है कि कौन करेगा मेरा काम मेरे डूबने के बाद। डूबते हुए सूरज ने पूछा। सारी दुनिया शांत और स्तब्ध। सूरज का बराबरी कौन कर सकता है? कौन सूरज के बराबर बन सकता है? कौन गांधी बन सकता है? एक छोटे से मिट्टी के टिमटिमाते हुए दिए ने हाथ जोड़कर कहा, मैं करूंगा मेरे आका जो मुझसे संभव होगा। आप सोचिए, एक मिट्टी के छोटे हुए टिमटिमाते हुए दिया ने कहा, मैं करूंगा मेरे आका जो मुझसे संभव होगा। और क्या संभव होगा? चाहे वो 1 मीटर का दायरा हो, उस 1 मीटर के दायरे के अंदर सूरज तो वही है, क्योंकि वो जहां पे दिया जलेगा वहां पे अंधकार, चाहे कितना भी घना अंधकार हो, अंधकार अंधकार नहीं रहेगा, वो उजाले में तब्दील हो जाएगा। यानी उस दायरे का सूरज अगर कोई है तो वो मिट्टी का दिया है। ऐसे अगर हम सारे लोग अपने अंदर वो दिया जला लें तो फिर अंधकार रह ही नहीं जाएगा, फिर अंधकार की कहीं जरूरत ही नहीं, अंधकार की कोई हैसियत नहीं। कितना भी घना अंधकार हो, वो अंधकार की हैसियत नहीं होगी। एक इसका बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप सोचिए, आज से अपने को 10 साल पीछे ले जाइए, अपने शहर में। मैं आपको ये भी नहीं कर रहा हूं कि आपको दिल्ली और बंबई जाने की जरूरत हो, आपको लंदन और अमेरिका जाने की जरूरत हो। आप अपने शहर में अपने को 10 साल पीछे ले जाकर के देखिए।
क्या आपको बुरा लगता था कि आपका शहर गंदा है? नहीं लगता था। आपको बुरा लगता था कि कोई गाड़ी की खिड़की खोल करके कोई सामान फेंक रहा हो? नहीं लगता था। क्या आपको बुरा लगता था कि आपका खुद का पड़ोसी वहां पे सामने कुछ फेंक दे रहा है? लेकिन अब आप अपने से प्रश्न पूछिए, क्या आप आज आपको बुरा लगता है? लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपने वो परिवर्तन देखा है। वो परिवर्तन जो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 15 अगस्त 2014 को लाल किला के प्राचीर से पहला देश को संबोधन कर रहे थे, मैं भी वहां बैठा था, और जब उन्होंने इस बात को कहा कि उन्होंने ये सोचा है कि जब हम अपने देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्ष जयंती मनाएंगे तो हमारी जो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि राष्ट्रपिता को होगी, वो श्रद्धांजलि होगी कि हम देश को स्वच्छ बना करके दें। जब ये बात उन्होंने वहां से कहा था 15 अगस्त को, पूरे देश में तमाम सारी जगहों से तमाम सारी आवाजें उठी थी। लोगों ने कहा था ये क्या बात का देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, कैसे देश हमारा साफ हो सकता है, क्या हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। इस प्रकार की तमाम सारे लोगों ने इस प्रकार की सोच बाहर की थी। उसमें प्रबुद्ध लोग भी थे, उसमें अलग अलग वर्गों के लोग भी थे जिनको इसके बारे में शक था। क्या आज आपको शक है? मैं आज ज़्यादा नहीं 7 साल की बात कर रहा हूँ, ये 2014 की बात है। 2014 को 15 अगस्त को मैं भी लाल किले में वहाँ पे बैठा था, नीचे माननीय प्रधानमंत्री को वहीं पे बैठ के सुन रहा था मैं। आज पूरे देश में अगर किसी से भी पूछेंगे वो कहेगा ऐसा नहीं कि देश हमारा पूरा स्वच्छ हो गया, नहीं हुआ। अगर हम अपने अर्बन एरिया में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का मैं सचिव हूँ पिछले 4 साल से ज़्यादा अवधि से, और इस मंत्रालय से मैं 7 साल से ज़्यादा अवधि से जुड़ा हूँ। मैं पहले इसी मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करता था जब ये कार्यक्रम स्वच्छ भारत का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। ऐसा नहीं कि हमारा देश पूरा साफ हो गया, लेकिन इस बात का विश्वास देश के जन जन में आ गया है कि देश अब बिल्कुल साफ होकर के रहेगा। अगर हमारे देश में मैं आपको आंकड़े देता हूँ, जो हमारे मंत्रालय ने पिछले 7 साल के भीतर 70 लाख से ज़्यादा शौचालय बनाए हैं, घरों में या पब्लिक या कम्युनिटी में। और ये शौचालय बनाए नहीं है बल्कि शौचालय चल रहे हैं। इसका जो हमारा आंकड़ा हुआ पता चला 97% ऑफ द टॉयलेट्स आर बीइंग यूज्ड। ये मैं आंकड़े बता रहा हूँ जो कि एक थर्ड पार्टी ने आंकड़े दिए। आज हमारे देश का लगभग 4500 शहर है, 100% सारे शहर ओपन डेफिकेशन फ्री हैं। आपको शायद आभास भी नहीं होगा, पहले लोग, ये बड़ा आम बात हुआ करती थी, आप चाहिए सड़कों पे जाइए, लोग खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं। जगह जगह वहां पे शहरों में भी लोग बाहर जाकर के टॉयलेट कर रहे हैं। आज आपको ये देखने को नहीं मिलता क्योंकि हम ओपन डेफिकेशन फ्री की तरफ बढ़ चुके हैं। आज हमारे जो है शहर, हमारे ओडीएफ ही नहीं बल्कि ओडीएफ प्लस करीब 3500 शहर हमारे ओडीएफ प्लस है, यानी उनके जो टॉयलेट्स के भीतर उनको हाइजीनिक और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं। ओडीएफ प्लस प्लस उनकी जो फीकल स्लज है उसको अब 100% दूर करने तक काफी आगे बढ़ चुके हैं। अभी आपने सुना होगा पिछले मन की बात में जो माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश से बात करते हैं, मन की बात में उन्होंने इंदौर शहर की बात की वाटर प्लस के बारे में। आज न केवल इंदौर शहर बल्कि 9 शहर हमारे वाटर प्लस है, यानी वहाँ का कोई भी गंदा पानी, जो वो चाहे चौके का पानी हो या शौचालय का पानी हो, वो वहाँ की नदियों में, वहाँ के नाले में, वहाँ के तालाब में नहीं जाता है बल्कि वो ट्रीट होता है। अब एक हमें विश्वास हो गया कि हम पूरे देश को ओपन डेफिकेशन से पूरा 100% कर सकते हैं। आज हमारे देश में लगभग 97% डोर टू डोर हमारे जो कलेक्शन एट डोर हो रहा है, करीब 75% हमारा सोर्स सेग्रीगेशन हो रहा है। 68% हमारे जो है, 68% का मतलब छोटा मोटा नहीं, लगभग 95,000 टन प्रतिदिन कूड़े का साइंटिफिक डिस्पोजल हो रहा है। आपके शहर में मैं अभी यहाँ आने के पहले मैं गया हुआ था नगला कोल्हू, वहाँ पे पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का मैंने सारा का सारा सिस्टम देख करके आया। पूरी लगभग
250 टन यहाँ का कूड़ा जो है वो कैसे उसका सॉलिड लिक्विड वेस्ट को कन्वर्ट करके एक तरफ से तो कंपोस्ट बन रहा है जो कि लोगों के घरों में, उनके जो बागवानी में, तमाम उनके खेती में यूज हो रहा है, तो दूसरे तरफ जो कि आपके जो सॉलिड वेस्ट जो प्लास्टिक्स है, उस प्लास्टिक्स को कैसे कन्वर्ट करके आप जो शर्ट पहनते हैं, बहुत सारे घर की चीज़ें जो उपयोग करते हैं वो उन्हीं वेस्ट से बन करके आ रही है। अभी यहाँ पे एक और तमाम सारी चीज़ें, इतनी सारी किस्म की एंटरप्रेन्योरशिप आ गई। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हम शहरों को 5 स्टार सिटी, 7 स्टार सिटी बनाएं, ये शायद सोच हमारे पास थी ही नहीं। आज हमारे जो है टेक्नोलॉजी के तौर पे लगभग 2.5 करोड़ लोग हमारा स्वच्छता ऐप का प्रयोग करते हैं। 2.5 करोड़ लोग देश में स्वच्छता ऐप को यूज करते हैं और वो चैलेंज है 48 घंटे के भीतर भीतर आपका जो कंप्लेंट होगा उसको अटेंड करेंगे। मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूँ। मुझे किसी ने, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, आप में लोग कुछ लोग हमारे हो सकता है सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो भी करते हैं। मेरे पास सोशल मीडिया से एक मैसेज आया कि गुजरात, ये कि यहाँ पे आसाम का एक सुदूर का शहर, मैं नाम नहीं लूंगा, उस शहर में वहाँ पे किसी ने फोटो खींच करके और उसको मुझे भेजा कि क्या यही आपका स्वच्छ भारत है। मैंने तुरंत उस फोटो को जो है वहाँ के सेक्रेटरी को भेजा, आसाम के सेक्रेटरी को भेजा, भाई पता करो ये शहर ऐसा कैसे है, ये कहाँ से इतना कूड़ा है। और ये शाम का वक्त था, उसमें शाम को करीब 6, साढ़े 6 बजे किसी ने मुझे टैग किया। उसके बाद मैंने आसाम के सेक्रेटरी से बात की, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से बात की। मैंने कहा ये देखो, इसको थोड़ा अटेंड करिए। अगले दिन सवेरे उसका पूरा पूरा फोटोग्राफ, सारी की सारी वीडियो बन करके मेरे पास आ गया। मैंने दोबारा उसको फोटो खींच करके उनको दोबारा भेजा। ये हमारा शहर है, ये 24 घंटे के भीतर ये हमारा शहर है। वहाँ से उनका मैसेज आया, साहब आपको सलाम, ये किसका शहर है। हमने कहा ये मोदी के देश का शहर है, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी के कमाल है कि जो कि 24 घंटे के भीतर हम इसको पूरे साफ कर देते हैं। फिर मैंने पूछा आपका परिचय क्या है। उन्होंने कहा मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हूँ और मेरे पास किसी ने, हमारे में इस शहर का रहने वाला हूँ, मेरे पास वहाँ से फोटो आया था। हमने कहा कि उनको आप तक भेजने की जरूरत नहीं थी, अगर वो इस हमारे स्वच्छता ऐप पे भेज देते तो शायद यहीं पे साफ हो जाता। ये लोगों में, ये इसमें लोगों की रफ्तार आई। जब लोग इस कार्यक्रम के, जब लोग साथ जुड़ते हैं, इनफैक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2 अक्टूबर 2014 को, वहाँ भी मैं कार्यक्रम में सामने ही था, जब उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया था, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, ये कार्यक्रम सरकार का कार्यक्रम नहीं है, अगर सरकार का कार्यक्रम होगा तो कभी भी सफल नहीं हो सकता। ये कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम है, एक जन आंदोलन है। और जब तक इसका जन आंदोलन का रूप नहीं, जब तक हर आदमी के मन में ये बात नहीं आएगी कि हमें कूड़ा कम से कम बनाना है, रिड्यूस, जो कूड़ा जिससे बनता है उसको हमको दोबारा यूज करना है, एक झोला उसको बार बार यूज करना है, रीयूज, और उसको हम कन्वर्ट करके, जैसे हमने कहा कि प्लास्टिक से कपड़े बन जाते हैं, प्लास्टिक से बाल्टी बन जाती है, प्लास्टिक से तमाम सारी चीजें बन जाती हैं। अभी मैं देख के आया, प्लास्टिक से बेंच बनी हुई थी, प्लास्टिक से टाइल्स बन जाती है, तो उसको रिसाइकल, तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, जब 3R का उपयोग होगा। और ऐसा कोई ये नया ज्ञान नहीं है, ये हमारे देश का अपना खुद का ज्ञान है। अगर आज से आप 1000 साल पहले आप चले जाएं तो आप देखेंगे इसी देश में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल होता था। तमाम सारे हमारे साहित्य में, हमारे जो तमाम सारी जो बातें, उनमें आप जाकर के देखेंगे। और इसका साधारण सा उदाहरण हमारे हर घर में मिलता है कि लोग सामान फेंकते नहीं है, उसी को तमाम किस्म से तौर से यूज करते रहते हैं। लेकिन हम अपने आप को भूल गए। एक ऐसा काल आया, हम अपने आप को धीरे धीरे, जितनी हमारी अच्छाइयाँ थी उन सारी अच्छाइयों को भूलते चले गए और हम उन तमाम सारी बुराइयों को अंगीकार करते चले गए। और उसका नतीजा निकला कि जो शहर, जो जगह आपको, आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की आप शहरों को देखिए, आप गंगा, जो हमारी जो सरस्वती सभ्यता है, सरस्वती सभ्यता के शहरों को जाकर के देखिए, आप देखिए कि कितनी अच्छे से वो शहर बने हुए थे। वहाँ पे पानी का कैसे होता था, कूड़े का कैसे निस्तारण होता था। हजारों साल पहले हमारे देश के लोग तो ये काम करते थे। आपने सोचा कि कभी वो उस तरह से इतने अच्छे काम करने वाले लोग इतने खराब कैसे हो गए?
क्योंकि सभ्यता का ह्रास हुआ, क्योंकि हम अपने आप को पहचानना बंद कर दिए, क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी, हमारे अंदर सकारात्मक सोच वो हमारी कम हो गई। लेकिन एक बार दोबारा आपको मौका मिला है, आपको एक नई शिक्षा नीति मिली है, और नई शिक्षा नीति का जो सबसे बड़ा जो एक फोकस है कि हम अपने आप को पहचानें, हमारी देश की सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का विरासत, हमारे देश की जो हेरिटेज है, उससे कैसे निकाल करके हम अपने बच्चों में ऐसी बातें करें ताकि वो अपने आप को सम्मान करना प्रारंभ करें। अभी तो क्या होता है कि आपको लगता है कि कोई चीज अब अमेरिका की है, कोई बाहर की चीज है, कुछ चीज को लगता है बहुत बड़ी चीज हो गई, आप अपने आप को छोटा कम करते हैं, दूसरे को बहुत बड़ा। अपने आप को जो है, अपने आप को समझना प्रारंभ करेंगे, अपने आप पे विश्वास करना चालू करेंगे, आप देखेंगे कि आप में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसी बात को समय समय पे जो इधर पिछले 6-7 सालों में इतना ज्यादा विकास हो रहा है, जो इतना परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन आपको वही लाने की कोशिश, जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से वही लाने की कोशिश कर रही है कि जिससे कि आप अपने आप पे विश्वास कर सकें। यहाँ तमाम सारे हमारे शिक्षक हैं, तमाम सारे हमारे जो लोग हैं जो कि कोरोना काल में यहाँ पे काम किया है। आपने देखा कोरोना काल में क्या हमको विजय प्राप्त की। कोरोना काल में जबकि पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी थी, उस वैश्विक महामारी ने पूरे दुनिया को झकझोर करके रख दिया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। एक मानवता के लिए एक बड़े अभिशाप के रूप में दुनिया की इतनी सारी मेडिकल व्यवस्थाएं थी जिनको आप जो टॉप लेवल पे जिनको आप काउंट करते थे कि दुनिया की बेस्ट मेडिकल व्यवस्थाएं थी, वो सारी की सारी चकनाचूर हो गई। और ऐसे समय में हमारा भारत कैसा निकला? हमारा भारत एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ गया, एक नई संस्कृति की तरफ आगे बढ़ गया। आपने देखा कि जब वहां पे इतनी ज्यादा महामारी मची हुई थी, ऐसा नहीं कि हमारे यहां नहीं था, लेकिन हमने उसको ऐसे एड्रेस किया कि जिससे कि हमारी जितनी नुकसान हो, नुकसान कम से कम हो, हमारा अधिक से अधिक हम अपने इस मौके को न चूकते हुए हम एक सामूहिक शक्ति दिखाते हुए हम ऐसा कुछ करें जिससे दुनिया के सामने एक नमूना हो सके। और नतीजा निकला, नतीजा ये निकला कि आप सोचिए कि हमारे यहाँ जो कि पीपी किट्स नहीं हुआ करते थे, हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स नहीं होते थे, हमारे यहाँ मेडिसिन नहीं होती थी, वो सब कुछ हमने प्रोडक्शन चालू किया। इतना ही नहीं जो हमारे काम आए, बल्कि हमने दूसरों को भी दिया। पहले बार हमारे यहाँ वैक्सीन का प्रोडक्शन हमने खुद किया, खुद पैदा किया और खुद आज दुनिया में उसको हम तमाम दुनिया में भेज रहे हैं। वो कहां से आया? हम ही ने तो किया। तो ऐसा नहीं कि हमें कोई कमी है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप एक बार सोचें, एक बार आत्मविश्वास हो, आत्मगौरव, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान अगर हम में हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये सब हमारी पॉजिटिव सोच के नाते आ सकती है। यहां पे हमारे इतना ज्यादा लोगों ने, मैंने तो देखा, क्योंकि हम तो सीधे मंत्रालय की तरफ से बहुत कुछ चीजें हैंडल करते हैं। आज तमाम सारे आप में से लोग जो कोरोना योद्धा के रूप में आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा, आपको सम्मानित भी किया जाएगा। लोग आउट ऑफ वे आकर के, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बाहर निकल करके आकर के समाज को संबल दिया। क्यों? उन्हें वो अच्छा लग रहा था, ये उनका स्वाभाविक स्वभाव था, जो कहते हैं ना नेचर ऑफ द नेचर। ये उनका जो स्वाभाविक स्वभाव था, वो लोगों को मदद करना चाह रहे थे और उन्हें इसमें बहुत मजा आ रहा था। तब बहुत लोगों ने, कई लोगों की जान भी चली गई इसके चक्कर में, लेकिन फिर भी लोगों ने इसके बारे में अपना ऐसा नहीं किया कि उसको जो वो छोड़ दिया। वो फिर भी संबल बने रहे, समाज का संबल बन करके, चाहे वो डॉक्टर हो। मैं हमारे मंत्रालय के द्वारा मैं तो प्रणाम करता हूँ तमाम सारे जो हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं, बेचारे गरीब लोग, स्वच्छता कर्मी जो घर घर से कूड़े लेके जाते हैं। हम लोगों ने उनके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए कि ये आपको ये देखिए, ऐसे देखिए, जिससे आपको न होने पाए। आप मान के चलिए कि अगर वो स्वच्छता कर्मी स्वच्छता करना छोड़ देते तो क्या होता? कोरोना नहीं, बल्कि हमारे यहाँ एक और महामारी पैदा हो जाती। वो महामारी होती हमारी जो है हैजा की महामारी होती, वो हमारी महामारी होती मलेरिया की महामारी होती,
वो हमारी और किस्म किस्म की जो वाटर बॉर्न डिजीजेज, एयर बॉर्न डिजीज, ऐसी तमाम किस्म की डिजीज हमारे पास जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, उसको पैदा हो जाती। उसका किसको जाता है श्रेय? जाता उसका श्रेय हमारे साधारण से जो हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं, उन्होंने अपनी पूरी जान लगा करके उनके लोगों के लिए काम की। और ये दिखाता है, देश की एक ताकत दिखाता है, क्योंकि उनके अंदर एक भाव आ गया कि हमें अपने देश के लिए इस काम को करना है। तो मैंने कहा, जब आपको एक तरफ दुनिया जूझ रही थी, मैं अब बताऊं इसको, मैं अपने मंत्रालय से एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। ये उदाहरण इसलिए देता हूं क्योंकि सीधे मुझे उसकी जानकारी है, क्योंकि मैं उससे सीधा जुड़ा हुआ हूं। हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप यहां भी मथुरा में भी है, जो हम जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो हमारा है, उस मिशन के तहत हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। ये गरीब महिलाओं को जो है, उनको जो है कुछ ऐसी हुनर देते हैं, उनको कुछ ऐसी प्रवीणता देते हैं जिससे कुछ पैदा करती है, पैदा करके उनके लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होती है। इन महिलाओं ने करीब आज की डेट पे हमारे करीब 60 लाख से ज्यादा महिलाएं पूरे देश भर में इसमें जुड़ी हुई है। इन महिलाओं को हमने आह्वान किया, मंत्रालय की तरफ से आह्वान किया गया कि भाई आप इसके साथ जुड़ जाओ और लोगों की मदद करो। करीब 1.5 करोड़ ऐसे जो मास्क इन महिलाओं ने बनाए, जो कि तमाम सारे जगह बांटे। करीब 2.5 लाख लीटर सैनिटाइजर इन्होंने बनाए। करीब 2 लाख पीपी किट्स इन्होंने बनाए। आप सोच सकते हैं इन्होंने कितने जगह किचन में काम किया जिससे कि लोगों को खाना मिल सके। जब इतनी सारी हमारी जो पूरी बंदिशें चल रही थी, लॉकआउट चल रहा, सारा जो लॉकआउट चल रहा था, ऐसी स्थिति में इन्होंने खाना बना करके लोगों के घर घर में जाकर के दिया। ये सोचिए, ये हमारी गरीब महिलाएं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हैं, उन्होंने ठान लिया कि हमको लोगों को मरने नहीं देना है। तो अगर हमें ताकत मिल जाए, अगर ताकत की एक बार सोचने की बात है, यह सामूहिक ताकत इतनी बड़ी ताकत है जिसके माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं। कोरोना क्या, कोरोना से बड़ा भी अगर हमारे पास कोई बड़ी चीज आ जाए तो हम उसको भी बहुत हंसते हंसते हम उसको पार कर सकते हैं। जरूर हमारे बीच में कई लोगों की जान गई, उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं कि जो जान गई, क्योंकि हर आदमी का जान बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए उसकी जान बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन कितनी जान बच गई, ये कितना महत्वपूर्ण है। ये अगर आप सोचिए कि जिस प्रकार के भयावहता थी, जिस प्रकार से आग लगी थी पूरी दुनिया में, अगर आप देखें कि दुनिया में जो पर मिलियन पॉपुलेशन जो जिस प्रकार से जान गई, अपने देश में कितने कम लोगों की गई। वो हमारे लिए देखने की बात है, वो एक सकारात्मक सोच करने की बात है। और अभी जो एक तीसरी लहर की भी तमाम लोग संभावनाएं बता रहे हैं। ऐसे में देश की क्या तैयारी हो रही है, देश भर में किस प्रकार के, चाहे ऑक्सीजन से लेकर के, मेडिसिन को लेकर के, और भी तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्या तैयारी हो रही है, समय समय पे आप देख रहे होंगे। क्योंकि हम पूरी तैयारी के साथ तैयार है, तैनात हैं कि भाई अगर किस तरह से आ जाती है जो दुनिया में हो रही है, तो हम उसको कैसे सही तरीके से उसको संभाल सकते हैं, कैसे हम लोगों को उससे अपने से बचा सकते हैं। तो ऐसे आज का जो दिन है, जिसमें इतने सारे लोगों को मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा, अपने दीपक गोस्वामी जी को और खासतौर से गोपाल भगत को। गोपाल भगत हमारे सहपाठी हैं। हम लोगों ने साथ साथ आप समझ सकते हैं कि एक आश्रम, मेरा स्कूल, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, आपके उत्तर प्रदेश का एक जिला मऊ है, वहां के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। लेकिन भगवान ने मुझे मौका दिया, भारत सरकार ने एक स्कॉलरशिप दी, ऐसी स्कॉलरशिप हमारे गोपाल भगत को भी मिली। हम लोग विकास विद्यालय रांची में एक साथ पढ़े। एक आश्रम जैसा स्कूल था, इंग्लिश एजुकेशन, लेकिन फुल्ली हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता जुड़ा हुआ ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। उनकी वजह से आज मैं आप सबके बीच आया यहाँ पे बात करने के लिए। और मुझे जो सबसे ज्यादा अपील की, मैं क्यों यहाँ पे तैयार हुआ आने के लिए, मुझे इतनी व्यस्तता के बाद क्यों आने को तैयार हुआ, जो गोपाल ने कहा कि ये संस्था उन तमाम सारे लोगों को, तमाम सारे योद्धाओं को सम्मानित करती है पूरे देश भर में, जो लोग अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं।
उन तमाम सारे लोगों को सम्मानित करती है, दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं, एक से अनेक बनाते हैं। वो जो इस प्रकार के जो लोग हैं, क्योंकि हमारे देश में या कहीं भी, हमारे देश में क्यों, कहीं भी ऐसे लोगों की जरूरत है। अपने लिए तो सबको जी लेता है, अपने बाहर के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए कौन जीता वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उनको इस प्रकार से जीने के लिए प्रोत्साहित करने की अगर कोई संस्था काम कर रही है तो मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, दिनेश गोस्वामी जी को और उनके साथ जो अनुज जी और जो तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। क्योंकि सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, सरकार के साथ समाज को, समाज के साथ समाज के उन तमाम सारे लोगों को जोड़ने की जरूरत है जो कि इस चीजों को समाज में धीरे धीरे एक अच्छाई बढ़ाए। देश तभी बढ़ता है जब सब कोई लेकर के साथ बढ़ते हैं, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है तभी होता है जब सब कोई लेकर के साथ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार की संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल हो जाता है और आप जो रोल अदा कर रहे हैं, और खासतौर से शिक्षक दिवस के अवसर पे, इतना महत्वपूर्ण दिवस है हमारे लिए। शिक्षक दिवस तो गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागो पाऊं, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताया। भगवान भी गुरु को ही आगे बढ़ा देते हैं। हम कहते हैं गुरुदेवो गुरु ब्रह्मा गुरुदेवो गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु को सीधे साक्षात भगवान के रूप में आप मानते हैं। और गुरु वो नहीं केवल जो अध्यापन करता है, गुरु वो जिससे आप कोई गुरुता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए गुरु हो सकता है कि आपके पिता ही आपके गुरु हो सकता है आपका भाई आपका गुरु हो सकता है आपका पड़ोसी आपका गुरु हो, कोई भी आपका गुरु जिससे आप अपनी गुरुता, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, वो आपके लिए गुरु है। तो ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। जो 75 लोगों को आज आप यहाँ पे पुरस्कृत करेंगे, वो बहुत अच्छी बात है कि आप 75 से 75,000 लोगों को इकट्ठा करेंगे। मुझे अच्छा लगा गोस्वामी जी ने कहा कि आज उनकी संस्था से इतने हजारों की संख्या में लोग जुड़ गए हैं, और अच्छी बात है। जब कोई अच्छा काम करते हैं शुरुआत में तो आपको बहुत छीटाकसी करने वाले भी हो, मैं समझता हूं पक्का आपको वो सब चीजें हुई होगी कि ये समाज का नियम है। भगवान राम भी कोई अच्छा काम करते तो उनके ऊपर भी छींटे कसने वाले होते हैं। तो बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपकी बुराई किए होंगे, लेकिन उन बुराई को नजरअंदाज करते हुए जब एक बार मैंने कहा कि वो तीसरे किस्म के जो लोग हैं, मन में बना लिया कि हमें देश में अच्छाई करना है, हमें समाज में अच्छाई करना है, चल पड़े तो चल पड़े, फिर पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। छींटे कसने वाले कसते रह जाएंगे, जहां हैं वहीं पड़े रह जाएंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और फिर उनको न उनकी आवाज तक आप पर पहुंचेगी, न उनकी जो छीटा कसी, न उनका हाथ आप तक पहुंच पाएगा, न वो आपको खींच सकेंगे। आप कभी आगे बढ़ चुके, क्योंकि आप एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और वो लक्ष्य आपका पवित्र लक्ष्य है। अगर वो अपवित्र लक्ष्य होता तो फिर आप नहीं आगे बढ़ सकते। अगर उस लक्ष्य में कुछ आपकी लोलुपता होती तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर लक्ष्य में स्वतः को प्रेरित करके, स्वतः को संस्कारित करके, स्वतः को कुछ करने के लिए होता तो फिर आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। फिर किसी और को खींचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही आपको पीछे खींच देगा। अगर आपका लक्ष्य पवित्र है, अगर लक्ष्य आपका वो भगवान के लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, ईश्वरीय कार्य में आप जुड़े हुए हैं, फिर ईश्वरीय शक्तियां भी आपके साथ हो जाती हैं, और फिर ये पीछे खींचने वाले लोग आपको नहीं खींच पाते, चाहे जो भी हो वो नहीं कर पाते। और यहां पे हमारा काम आता संस्कार। ये जो संस्कार है, जो हम संस्कार, जो हम लोग बचपन से जो हम 16 संस्कार की जो बात करते हैं, 16 संस्कार क्या है हमारा? हम अलग अलग चीजें, लाइफ साइकिल के चीजों को सीखते हैं। कैसे हम इसके बावजूद कि जिंदगी में तूफान आ जाए, इसके बावजूद कि सुनामी आ जाए, इसके बावजूद कि झंझावात आ जाए, हम एक जहां पे हैं वो वहां पे स्थिर चलते चले जाएंगे। हमारी धुरी, हमारा ध्रुव तारा सामने, वो संस्कार हमें लेकर के जाएगा। क्योंकि जब हम सामने ध्रुव तारे को देखेंगे तो हम उत्तर ही जा सकते हैं, फिर दक्षिण नहीं जा सकते, हम पूरब नहीं जा सकते, पश्चिम नहीं जा सकते, हम सीधे सीधे उत्तर दिशा में ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा तो अटल है, वो हमारा संस्कार है। जो संस्कार हमें यही भाव देता है, संस्कार हमें यही भाव देता है कि हम कैसे जहां हैं उसके हिसाब से चलते चले।
और उसी को संस्कार को देने के लिए ये हमारे षोडश संस्कार की व्यवस्था की गई है। चाहे वो मुंडन का संस्कार हो, चाहे जब बच्चा हमारे गर्भधान में आता वहां से संस्कार प्रारंभ हो जाता है, और जब हम अंतिम सांस लेकर के जब हम अंतिम यात्रा करते हैं वहां हमारा 16वां संस्कार पूरा होता है। अभी आपने हाल में देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो एक सोमनाथ मंदिर में, अभी हाल में प्रोग्राम आपने देखा होगा, सोमनाथ मंदिर में इन 16 संस्कारों के बारे में जो बात की, ये हमारे देश की शक्ति है, ये हमारे देश की ताकत है, ये हम सबको वो मजबूती देता है। और जिसकी वजह से ही शायद जब हमारे ये संस्कार, हम पूरी तरह संस्कारित थे, उस समय हम कहते थे गायन्ति देवा किलगीतकानि धन्यास्त्वे भारत भूमि भागे। माने स्वर्ग से भी लोग, देवता लोग भी सोचते थे इस देश में जन्म लें, इस देश में जहाँ पे गंगा जमुना नदी बहती है, जहाँ पे सरस्वती और कावेरी नर्मदा नदी, ऐसी ऐसी नदियां जहाँ बहती हैं, ऐसे ऐसे हिमालय, विंध्याचल, ऐसे पर्वत जहाँ पे हैं, इस नदी, इस जगह पे हम लोग पैदा हों और पैदा होकर के इस देश की, इस धरती के साथ हम सम्मानित हों। ऐसे देश में हम आ गए हैं जहाँ देवता भी तरसते थे। हम संस्कारित होकर के फिर से वैसे बन सकते हैं, फिर दोबारा अपने विरासत के साथ, अपने संस्कारों के साथ, अपनी सभ्यता के साथ, अपनी जो हमारी जो हेरिटेज है उसके साथ जुड़ करके हम दोबारा वैसा बन सकते हैं। और उसके लिए हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो पूरी उस धुरी पे जुड़ी हुई है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसके साथ दोबारा आपको उन संस्कारों में जोड़ देगी। तो मैं एक बार दोबारा गोस्वामी जी को और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं और मैं अपने तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपने जैसे और तमाम सारे लोगों को खड़ा करें जो ऐसे संस्कार हमारे समाज में बढ़ाएं और इससे हमारे देश को गौरव मिले, क्योंकि जब हम एक इंसान गौरवशाली होगा उससे पूरा पूरा समाज गौरवशाली होगा, पूरा प्रदेश गौरवशाली होगा, पूरा देश गौरवशाली होगा। तो हम उस गौरव को प्राप्त करें। और जो एक हमारी यात्रा चली है जिसका एक छोटा सा आपने दर्शन किया, 2000 माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त 2021 को, अभी पिछले स्वतंत्रता दिवस को जब राष्ट्र के संबोधन कर रहे थे, उन्होंने बात की कि 2047 का भारत कैसा होगा। अभी तो हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम देश की आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं। जब हम आप 100वां अपना वर्ष मना रहे होंगे, इंडिया एट 47, 2047, इंडिया एट 100 जब हम मना रहे होंगे, हमारा देश कैसा होगा, हमारी नदियाँ कैसी होंगी, हमारे शहर कैसे होंगे, हमारे लोग कैसे होंगे, हमारे गांव कैसे होंगे, हमारा वातावरण कैसा होगा, हमारा पर्यावरण कैसा होगा। अगर आप इस बात को सोच करके आगे बढ़ेंगे और आपके जैसे लोग इस चीज़ को जोड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई शक नहीं है, हमारा देश एक विकसित देश होगा। हमारा देश एक ऐसा होगा जिस पे हर भारतीय नागरिक को गर्व होगा। और जो कहते हैं कि देवता जो कभी कहते थे गायन्ति देवा किलगीतकानि, एक बार दोबारा कहेंगे, इस देश की धरती में फिर से जाकर के हम मिलेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।